विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग एक नए मॉडल पेपर के अंतर्गत हिंदी विषय के वस्तुनिष्ठ भाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जैसा कि ज्ञातव्य है, सीबीएसई ने हिंदी के संपूर्ण पेपर को 2 भागों में विभाजित किया है। उसमें जो आपका प्रथम भाग है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है, जिसमें सर्वप्रथम अपठित गद्यांश और काव्यांश से संबंधित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न उन अपठित गद्यांश और काव्यांश के आधार पर पूछे जाएंगे। तो यहाँ हम उन अपठित गद्यांश और काव्यांश से संबंधित प्रश्नों के अतिरिक्त जो आपके व्याकरण खंड से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे संबंधित और जो क्षितिज गद्य और पद्य भाग से पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, उन पर ही सिर्फ हम चर्चा करेंगे। यानी कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो हम सिर्फ 30 बहुविकल्पीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं पर ही चर्चा करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर का, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि जब 2 उपवाक्यों को जिस शब्द से जोड़ा जाता है वहाँ आपका संयुक्त वाक्य होता है। यानी जब 2 सरल वाक्य को हम जोड़ते हैं, जैसे और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए इत्यादि इन योजकों के द्वारा जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ हमारा संयुक्त वाक्य होता है। नंबर, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है: मैंने एक वृद्ध की सहायता की। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो यहाँ पर हमें मिश्र वाक्य देखना है। तो मैंने एक वृद्ध की सहायता की, यह हमारा सरल वाक्य है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, यह हमारा मिश्र वाक्य है। अगर हम तीसरे उदाहरण को देखते हैं तो अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। यहाँ पर तथा शब्द के द्वारा 2 वाक्यों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यह भी हमारा सरल वाक्य का उदाहरण है। तो इसलिए जो सही उत्तर होगा वह होगा उत्तर नंबर 2। नंबर है, प्रेयस बाजार गया वहां से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? मतलब इस वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो प्रेयस बाजार गया और वहां से सेब लाया, यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि और शब्द के द्वारा यहाँ 2 सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अगर हम दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं तो प्रेयस सेब लाया जब वह बाजार गया। तो जब, जहाँ, जिससे, ये सभी शब्द अगर किसी भी वाक्य के बीच में आते हैं तो वहाँ हमारा मिश्र वाक्य होता है। प्रेयस बाजार जाकर सेब लाया, यह सरल वाक्य है। जब प्रेयस बाजार गया तो वहाँ से सेब लाया, यह हमारा मिश्र वाक्य, इसलिए सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर 1। जो वीर होते हैं वे रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। रेखांकित उपवाक्य का भेद है: जो, जिनसे, जिसे, जिसने, जहाँ, जिन्होंने। ये सभी शब्द अगर वाक्य के पहले या बीच में
प्रयोग में आते हैं तो वहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य होता है। और ये सभी जो है ये विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपको ज्ञातव्य है यह कि मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद से। अंगा नंबर है कि निम्नलिखित में सरल वाक्य है: प्रातः काल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी। यहाँ पर और शब्द के द्वारा 2 सरल वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। जब प्रातः काल हुआ, सूरज की किरणें चमक उठी, यहाँ पर कामा का प्रयोग किया गया। इसका मतलब 2 सरल वाक्यों को भी यहाँ पर बतलाने की कोशिश की गई है, इसलिए यह भी सरल वाक्य नहीं होगा। प्रातः काल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी, यह इसका सही उत्तर होगा। चौथा अगर विकल्प देखते हैं हम, जैसे ही प्रातः काल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी, जैसे तैसे ऐसे वैसे, ये सभी मिश्र वाक्य के पहचान के शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। तो जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 होगा। इसके बाद हमारा वाच्य से संबंधित 4 प्रश्न हैं, यानी कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 5 प्रश्नों में जो 4 प्रश्न आपको अत्यधिक सरल लगे, आप उन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर दें। तो इसमें का नंबर है कि इस वाक्य का वाच्य लिखिए: अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, करणवाच्य। अगर हम देखें तो इसमें अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इसमें कर्ता की प्रधानता है और कर्ता की प्रधानता जहाँ होती है वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। मैंने आपको कर्तृवाच्य पहचानने का ट्रिक बताया था कि या तो कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह होगा अथवा शून्य कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, अर्थात कोई कारक चिन्ह नहीं होगा। तो यहाँ अशोक जो कर्ता है उसके बाद ने कारक चिन्ह जो है, इस ट्रिक के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि यह कर्तृवाच्य है। तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो ट्रिक आप याद रखिए कि हमेशा कर्ता के बाद अगर ने कारक चिन्ह आता है अथवा कोई भी कारक चिन्ह नहीं आता है तो वहाँ पर कर्तृवाच्य की प्रधानता होती है और वह वाच्य कर्तृवाच्य होता है। खा नंबर, हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। उपर्युक्त वाक्य का भाववाच्य में बदलिए। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं। नंबर 1, हम दौड़ सकते हैं इस खुले मैदान में, कॉमा के बाद एक नया सरल वाक्य शुरू हुआ है, इसलिए यह भाववाच्य के अंतर्गत नहीं आएगा। भाववाच्य की मैंने आपको बताया था ट्रिक कि भाववाच्य में हमेशा जो भाववाच्य होता है वो अकर्मक होता है, इसलिए जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं दूसरा कि हम इस खुले मैदान में दौड़ सकेंगे, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। तो जो चौथा विकल्प है वह ज़्यादा सही है, इसलिए यहाँ पर जो है चौथा विकल्प ही सही होगा कि हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जा सकता है। सुमन जल्दी नहीं उठती, प्रस्तुत वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। सुमन जल्दी नहीं उठ पाती, सुमन जल्दी से नहीं उठ सकेगी, सुमन जल्दी नहीं उठ पाएगी, सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता है। भाववाच्य की हमने आपको ट्रिक बताया था सबसे पहले कि भाववाच्य सदैव अकर्मक होता है। दूसरा ट्रिक मैंने ये बताया था कि भाववाच्य में कर्ता के जस्ट बाद, कर्ता के तुरंत बाद अगर से आए और उसके बाद नकारात्मक शब्द आए तो वहाँ पर आपका भाववाच्य होता है, क्योंकि भाववाच्य सदैव अकर्मक और नकारात्मक होता है। तो सुमन कर्ता के बाद यहाँ पर से कारक चिन्ह आ रहा है और उसके बाद नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह भाववाच्य है। तो भाववाच्य को पहचानने की सबसे सरल और आसान ट्रिक है कि इसमें कर्ता के जस्ट बाद से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है तथा वाक्य नकारात्मक होता है।
घ नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाला वाक्य छांटिए। अरविंद द्वारा कल पत्र लिखा जाएगा। बच्चों द्वारा नमस्कार किया गया। सरकार द्वारा लोक कलाकारों का सम्मान किया गया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। तो इस यहाँ पर जो सही इसका उत्तर होगा वह होगा कि नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। इसमें कर्ता की प्रधानता है और कर्ता की प्रधानता के साथ साथ कारक चिन्ह ने का भी प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसे कर्तृवाच्य के अंतर्गत मानेंगे। अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है। मुझसे अब देखा नहीं जाता, आइए चला जाए, हमें धोखा दिया जा रहा है, राधा से बोला नहीं जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो विकल्प नंबर जो 3 है यह भाववाच्य नहीं है। दिया जा रहा है यह क्रिया है, हमें करता है और कर्म क्या है, धोखा। तो जो भाववाच्य होता है वह सदैव अकर्मक होता है और यहाँ पर धोखा देना किसी को प्रिय है, और जो किसी को प्रिय होता है अर्थात होता है वह कर्म के अंतर्गत आता है, इसलिए हमें धोखा दिया जा रहा है यह भाववाच्य का सही विकल्प नहीं होगा। इसके बाद पद परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। उन 5 प्रश्नों में आपको 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। तो का नंबर है, सूरदास ने सूरसागर की रचना की। रेखांकित पद का पद परिचय है। जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक। तो इसका सही उत्तर होगा कि सूरदास यह एक व्यक्ति विशेष का नाम है, और जहाँ पर व्यक्ति विशेष वस्तु इत्यादि का नाम का बोध होता है वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ने कारक चिन्ह होने के कारण यह एक वचन है, पुल्लिंग है, और सूरसागर रचना की है उसकी, सूरसागर से संबंध होने के कारण यह संबंध कारक है। जहाँ का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री ये कारक चिन्ह वाक्य में मिले वहाँ पर संबंध कारक होता है। वह नित्य घूमने जाता है। रेखांकित पद का परिचय है। गुणवाचक क्रिया विशेषण एक वचन पुल्लिंग घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता। रीतिवाचक क्रिया विशेषण एक वचन पुल्लिंग घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता। अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता। अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण घूमने जाता है, क्रिया की विशेषता। जो सही उत्तर होगा वह होगा नित्य, जो है यह सबसे पहले अव्यय है। अव्यय में क्या है, ये नित्य। नित्य मतलब ये समय का सूचक है, यानी अव्यय के जो 5 भेद हैं उसमें से क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय में कौन सा है, ये समय का सूचक होने के कारण कालवाचक क्रिया विशेषण है, और घूमने जाता है इस क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। तालाब में कमल खिलते हैं। रेखांकित पद का परिचय दीजिए, यानी खिलते हैं इस शब्द का पद परिचय देना है। तालाब में कमल खिलते हैं, खिलना क्रिया है। तालाब में एक स्थान है, कमल खिलते हैं। तो सकर्मक क्रिया बहुवचन पुल्लिंग वर्तमान काल कर्तृवाच्य। अकर्मक क्रिया बहुवचन पुल्लिंग वर्तमान काल कर्तृवाच्य। सकर्मक क्रिया एक वचन पुल्लिंग वर्तमान काल कर्तृवाच्य। अकर्मक क्रिया एक वचन स्त्रीलिंग वर्तमान काल कर्तृवाच्य। तो कमल खिलते हैं, तालाब में कमल खिलते हैं, कमल क्या है, सकर्मक है, और खिलते हैं इस क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि बहुत से कमल खिलते हैं तालाब में, इसलिए यह बहुवचन पुल्लिंग वर्तमान काल और कर्तृवाच्य की इसमें प्रधानता है, क्योंकि तालाब में कमल खिलते हैं, कमल कर्तृवाच्य का भी द्योतक है। रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। रेखांकित पद का पद परिचय है। रंग बिरंगे इस पद का पद परिचय करना है। संख्यावाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग फूल विशेष का विशेषण है।
गुणवाचक विशेषण बहुवचन पुल्लिंग फूल विशेष्य का विशेषण है। गुणवाचक विशेषण एक वचन पुल्लिंग फूल विशेष्य का विशेषण है। गुणवाचक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग फूल विशेष्य का विशेषण है। तो रंग बिरंगे, तो जो फूल है, फूल क्या है यहाँ पर, विशेष्य है। इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि फूल रंग बिरंगा है, और जो फूल रंग बिरंगा है तो फूल क्या हुआ, विशेषण। विशेषण में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, क्योंकि फूल का गुण क्या है कि फूल रंग बिरंगा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण बहुवचन पुल्लिंग फूल विशेष्य का विशेषण है। प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया, रेखांकित पद का पद परिचय, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ता कारक, निजवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक, मध्यम पुरुष सर्वनाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक। तो आपको बुलाया, आपको मतलब कि किसी व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, वह व्यक्ति उपस्थित है लेकिन वो बोलने का काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सुनने का काम कर रहा है। तो जहाँ पर आप हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो, यहाँ पर हमेशा मध्यम पुरुष होता है। तो यहाँ मध्यम पुरुष सर्वनाम स्त्री पुल्लिंग एक वचन और कर्म कारक होगा। इसके बाद रस से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे भय की अधिकता में से किस रस की निष्पत्ति होती है। तो जहाँ पर भय की अधिकता की बात की जाती है वहाँ भयानक रस होता है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, शांत रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। तो निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति अथवा प्रेम है। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निहित रस है वीर रस, शांत रस, करुण रस और रौद्र रस। तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ। बैरी, बैरी मतलब शत्रु, जहाँ पर शत्रु आलम्बन होता है, शत्रु के कारण कोई भाव जागृत होता है, वहाँ पर हमेशा सदैव वीर रस का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसमें वीर रस है। किस रस को रसराज भी कहा जाता है, शांत, करुण, हास्य, श्रृंगार। तो जो श्रृंगार रस है उसे हम सभी रसों का राजा कहते हैं, इसलिए श्रृंगार रस को हम रसराज, रसपति के नाम से भी जानते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव उत्साह, शोक, जुगुप्सा और घृणा। विभत्स का शाब्दिक अर्थ होता है घृणा। जहाँ पर किसी वस्तु को देखकर हमारे मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है, दुख की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ पर विभत्स रस होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, अर्थात घृणा होता है। इसके बाद पाठ्य पुस्तक से संबंधित गद्यांश दिया हुआ है कि खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी भी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता था सिर पर लाद करके पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता। प्रसाद रूप में जो मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इस गद्यांश के पर आधारित जो बहुविकल्पी प्रश्न है, अब हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे कि लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा। वे साधु के समान दिखते थे, वे मोह माया से दूर थे, वे सच्चे साधुओं जैसा उत्तम विचार रखते थे, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। तो सही का उत्तर होगा कि वे सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम विचार और आचार विचार रखते थे।
बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना, गीत गाते गाते रहना, किसी से झगड़ा ना करना, अपना काम स्वयं करना। तो जो सही उत्तर है वह है जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे क्योंकि कबीर भगवान का रूप थे। वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। कबीर उनके गांव के मुखिया थे। कबीर उनके मित्र थे। तो सही उत्तर है कि वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते? गरीबों में, मंदिर में, घर में, कबीरपंथी मठ में। सही उत्तर है इसका कबीरपंथी मठ में। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यहाँ साहब से क्या आशय है? गुरु, मुखिया, कबीर, भगवान। सही उत्तर है कबीर। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। मैंने आपको बताया था कि आपके पठित गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के अतिरिक्त 2 प्रश्न आपके क्षितिज गद्य खंड के संपूर्ण पाठों से संबंधित पूछे जाएंगे। तो जो अब प्रश्न है वह आपके संपूर्ण पाठ से संबंधित है, जिसमें पहला है, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन है? हालदार साहब, पान वाला, चश्मे बेचने वाला, अध्यापक। सही उत्तर है चश्मे बेचने वाला। फादर कामिल बुल्के का हिंदी प्रेम किस प्रसंग से प्रकट होता है? उन्होंने प्रमाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, भारत आकर पढ़ना, परिमल के सदस्यों से गहरा लगाव, भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। तो जो सही उत्तर है वह है कि उन्होंने प्रमाणिक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया था। अब इसके बाद जो प्रश्न है वह पठित पद्यांश से संबंधित है। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं पठित पद्यांश। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसे हो ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। इस पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की? हारिल पक्षी सदैव लकड़ी लिए उड़ता है। गोपियों को हारिल पक्षी पसंद है। श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम के कारण, श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी के कारण। तो सही उत्तर है श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम के कारण। नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्री कृष्ण के लिए, गोपियों के लिए, उद्धव के लिए, नंद के लिए। सही उत्तर है श्री कृष्ण के लिए। गोपियाँ किसे व्याधि कर रही हैं? उद्धव की बातों को, उद्धव के योग ज्ञान को, श्री कृष्ण के विरह को, श्री कृष्ण के प्रेम को। सही उत्तर है उद्धव के योग ज्ञान को। गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? हारिल की लकड़ी की तरह, हारिल पक्षी के समान, जिसे कभी ना देखा हो, कड़वी ककड़ी के समान। सही उत्तर है कड़वी ककड़ी के समान। गोपियाँ योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं? जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, जिनका मन स्थिर है, जिनका मन स्थिर नहीं है श्री कृष्ण के लिए। तो सही उत्तर होगा जिनका मन स्थिर नहीं है। इसके अतिरिक्त आपके पद्य खंड के संपूर्ण पाठों से संबंधित 2 अतिरिक्त बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, क्रोधित होते हुए श्री भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? लक्ष्मण ने शिव धनुष भंग नहीं किया था। सभा में सब उपस्थित थे। लक्ष्मण को कम आयु का बालक जानकर, वे ब्राह्मण थे। तो सही उत्तर होगा लक्ष्मण को कम आयु का बालक जान करके परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध नहीं किया। कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा गया है? समाज को, अशिक्षा को, अत्याचारों को, वस्त्र आभूषणों को। तो सही उत्तर है वस्त्र आभूषणों को। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्याकरण खंड से लेकर पठित गद्य खंड और पठित काव्य खंड से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय हम लोगों ने अध्ययन किया। प्रिय विद्यार्थियों, अगले
वीडियो में हम लोग पुनः 30 ऐसे ही अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।